हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 4 की, जो कि पार्ट बी के सिलेबस पर आधारित है। 40 प्रश्न हैं और इसके जो लाइव टेस्ट है, ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे लाइव टेस्ट है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह टेस्ट की सुविधा है, ऑनलाइन टेस्ट देने की, वो फ्री है, आप दे सकते हैं। पहले जाइए टेस्ट दीजिए, फिर यहाँ पर आकर आप इसके आंसर्स को यहाँ पर देख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हैं, क्या उनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो टेस्ट नंबर 4 के अंदर हमने शामिल किया है अध्याय नंबर 7 को, जो नगर पालिका अधिनियम है राजस्थान का, उसके 7 नंबर अध्याय को शामिल किया है। और अध्याय है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका राजस्व से संबंधित है। और इसमें धाराएं कौन कौन सी है? तो धाराएं 101 से लेकर 140 तक इसमें धाराएं शामिल है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, वो आपको यहां पर चुनना है। ठीक है, पहला है धारा 101। धारा 101 किससे संबंधित है? नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, यानी कि नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में कैसे राजस्व की प्राप्ति होगी, क्या उसके सोर्स होंगे, स्रोत क्या होंगे, तो उसके बारे में उल्लेख किस धारा में है? 101 में है। जैसे नगर पालिका कोई कर लेती है तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, और सिटीजन्स को कोई सुविधा उपलब्ध करवाती है, व्यवस्था करती है उनके लिए, जिसके आपके अगर जो है उसके लिए फीस ली जाती है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये सारे हैं धारा 101 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है आंतरिक राजस्व की बात। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है धारा 102। धारा 102 जिसमें लिखा है बाध्यकारी कर, यानी कि कुछ टैक्स ऐसे होंगे जो सभी को देने होंगे, सभी के लिए बाध्यकारी होंगे। जैसे नगर पालिका सीमा के भीतर कोई भी भूमि है, कोई भी भवन है, उस पर नगर पालिका टैक्स लगा सकती है। सड़क है, पुल है, इन पर लगा सकती हैं। कोई व्यापार वृत्ति है, उस पर लगा सकती हैं। कोई पर्यावरण प्रदूषण का कार्य हो रहा है तो उसके लिए टैक्स वसूल सकती हैं। और कोई भी सार्वजनिक जो पब्लिक पैलेस हैं उन पर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसके लिए चार्ज वसूल सकती हैं। तो वो सारे बाध्यकारी कर आएंगे। तो 102 में है बाध्यकारी कर। तीसरा है धारा 104। धारा 104 में आपकी क्या है? धारा 104 में है उपभोक्ता चार्ज। उपभोक्ता चार्ज धारा 104 में क्या है? उपभोक्ता चार्ज वसूल करने की शक्ति है, वसूल करने की शक्ति। ठीक है, अन्य अधिरोपित किए जा सकने वाले कर, ये किस धारा में है? तो ये धारा 103 में है। इसमें धारा 103 में है। जैसे कोई सभा आयोजित हो रही है उसके संदर्भ में कर लेना, तीर्थ यात्रियों पर्यटकों पर कर लगाना, अग्नि कर है, और वाहनों पर लगाए जाने वाला कर है, स्टाम्प शुल्क है। ये देखो, स्टाम्प शुल्क पर ध्यान रखना, अधिकतम 10% हो सकता है ना। तो ये सारे धारा 103 में आते हैं। धारा 104 में है उपभोक्ता वाले कर आते हैं। जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चार्ज लगाया जा सकता है,
जल निकासी के लिए चार्ज लगाया जा सकता है, जो व्यवस्था होती है जल बरसात वगैरह में, तो उसके लिए। और जो आपके सीवरेज वगैरह की लाइनें होती है उसके व्यवस्था के लिए, तो ये सारे 104 में आते हैं। तो 104 वाला सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। धारा 105 फीस और जुर्माना वसूलना, तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी तरह की सुविधा या फिर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में फीस या जुर्माना, कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माना, और ये सारी चीजें इसमें अंतर आती हैं धारा 105 में। तो सी आंसर आपका बिल्कुल यहां पर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। सही की पहचान करनी है। लिखा है कि प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचित करे कर वसूल सकती है। कर वसूल सकती है प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, ऐसी तारीख जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उस तारीख से और उस दर से कर वसूल सकती है नगरपालिका। ठीक है। अगला है कि अलग अलग नगरपालिकाओं में करों की दर अलग अलग नहीं हो सकती। तो अलग अलग नगरपालिका में करों की दर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये नहीं यहां पर नहीं आएगा। तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला कथन सही है। केवल एक ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कर वाली बात है, वो कहां से ली गई है, तो ये धारा 102 की बात कर रहे हैं। धारा 102 के अंतर्गत ये कथन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बाध्यकारी कर नहीं है। कौन सा है वो बाध्यकारी कर नहीं है, ये बताना आपको। कौन सा कर बाध्यकारी कर नहीं है। तो यहां पर अपन ने अभी बात की कि बाध्यकारी कर का उल्लेख किसमें है, धारा 102 में है। बाध्यकारी कर किसमें है, धारा 102 में उल्लेखित है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे यहां पर लिखा सार्वजनिक स्थान या भूमि, निजी भूमि या भवनों पर विज्ञापन कर। ठीक है, तो ये तो इसके अंतर्गत आता है। नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित भूमि या भवनों पर लगने वाला कर भी आता है, बाध्यकारी है। बढ़ती व्यापार आजीविका और नियोजन पर लगने वाला भी बाध्यकारी है। फिर है नगर पालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर जो कर लगता है, ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ये कर बाध्यकारी नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला ये कर है, ये आता है धारा 103 के अंतर्गत। और धारा 103 में किसका उल्लेख है, धारा 103 में उल्लेखित है अन्य करों का। ठीक है, तो बाध्यकारी कर ये नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के तहत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों में शामिल नहीं है। 103 की बात की जा रही है जो कि अन्य करों का बात करता है। तो अन्य करों के अंतर्गत रोशनी कर आता है। नगर पालिका के भीतर चलाए जाने वाले वाहनों पर कर लगाना, ये भी अन्य करों के अंतर्गत। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के अंतर्गत, ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, ये धारा 102 में उल्लेखित है। इसमें धारा 102 में, और धारा 102 में है, इसका मतलब ये कैसा कर है, बाध्यकारी कर है। कैसा है, बाध्यकारी कर है, ध्यान रखना। और सभाओं पर लगने वाला कर है, ये भी अन्य करों के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके बाध्यकारी कर नहीं है, सॉरी, अन्य करों में शामिल नहीं है, बाध्यकारी कर है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानना है।
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता चार्ज वसूल सकती है। बिल्कुल सही है। इन दरों का निर्धारण नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कर सकेगी, तो ये भी बात सही है। और इन दोनों ही बातों का उल्लेख कहां पर है, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 104 में उल्लेखित है। और 104 में क्या है? उपभोक्ता चार्ज वसूल करने की सख्ती। उपभोक्ता चार्ज, धारा 4 में क्या है? उपभोक्ता चार्ज। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नगर पालिका निम्न में से किस सेवा के लिए उपभोक्ता प्रभार वसूल करने की शक्ति रखता है? तो जल निकासी के लिए व्यवस्था के लिए, मल वहन की व्यवस्था के लिए, वाहनों की पार्किंग के लिए, और उपयुक्त सभी। तो अभी अपन ने बात की धारा 104 के अंतर्गत है ये सब। तो उपभोक्ता चार्ज वसूल करने की शक्ति, उपभोक्ता प्रभार ये वसूल करने की शक्ति है, धारा 104 में है। फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर, और इसमें इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? यह कह रहा है कि सत्य कथन पहचानना आपको। ठीक है, विकास प्रभार उद्घृत करने की शक्ति का उल्लेख धारा 107 में है। विकास प्रभार, नगर पालिका ऐसे चार्ज का एक पृथक लेखा रखेगी और उसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करेगी। तो ये दोनों कथन हैं धारा 107 के संदर्भ में। तो धारा 107 के संदर्भ में यहां पर लिखा है, लेकिन ये किससे संबंधित है? ये दोनों कथन दिए हुए हैं धारा 106 में। इसमें है धारा 106 से संबंधित है, जिसमें किसका उल्लेख है? धारा 106 में है विकास प्रभार उद्घृत करने की शक्ति का उल्लेख। विकास प्रभार यानी कि विकास चार्ज है वो वसूलने की शक्ति किस धारा में है? 106 में है। और दूसरा कथन है, तो ये 107 गलत हो गया यहां पर, पहला कथन। तो दूसरा कथन है कि नगर पालिका ऐसे विकास चार्ज का पृथक लेखा रखेगी, यहां तक तो सही है, लेकिन उसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकेगी। अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होगा, तो यहां पर नहीं आएगा, उपयोग नहीं करेगी। तो दूसरा कथन भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, कि न तो 1 और न ही 2। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर आपको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 106, जिसमें क्या है? विकास प्रभार यानी कि विकास चार्ज वसूल करने की शक्ति है धारा 106 में। उसके अनुसार नगर पालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवनों पर विकास प्रभार लगा सकती है? कितनी ऊंचाई वाले? तो ये बताना है आपको, बताइए देखें। यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर देखिए, अगर बात करें तो ये भी धारा 106 की ही बात कर रहा है। 6 में उल्लेख किया गया है कि कोई भी 14 मीटर से अधिक ऊंचाई का आवासीय भवन या गैर आवासीय भवन होगा तो उस पर विकास चार्ज लगेगा। कितनी ऊंचाई तक? तो 14 मीटर से अधिक वालों पर लगेगा। तो इसमें प्रश्न में क्या लिखा है? अनुसार नगरपालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगा सकती है? न्यूनतम कितनी ऊंचाई? तो देखो, 14 मीटर से कम होगा तब तक तो लगेगा नहीं चार्ज, और 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले किसी आवासीय या गैर आवासीय भवन पर लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न की भाषा में मुझे थोड़ा लग रहा है कि सही नहीं है, लेकिन आप ध्यान ये रखें कि 14 मीटर से प्लस में जब कोई भवन होगा ऊंचा, या आवासीय हो चाहे गैर आवासीय हो, उस पर विकास चार्ज
लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत करारोपण से छूट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कर आरोपण से छूट का उल्लेख किस धारा में है। तो इसका उल्लेख है धारा 107 में। इसमें उल्लेख है, धारा 107 में उल्लेख है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन में लिखा है कि धारा नगरपालिका धारा 102 और 103 में उल्लेखित करों के अलावा अन्य कोई कर नहीं वसूल सकेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, ऐसी संपत्तियां जो केंद्र या राज्य सरकार में निहित है, कर नहीं वसूला जा सकता। ठीक है। तीसरा है, केंद्र सरकार की कोई संपत्ति जिन पर 26 जनवरी 1950 से पहले कर लगाया जाता था, वहां कर नहीं लगाया जा सकता। तो लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई संपत्ति है जिस पर 26 जनवरी 1950 से पहले कर लगता था, तो अब भी कर लगाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत अधिरोपण करने की प्रारंभिक धारा के अंतर्गत कर अधिरोपण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का उल्लेख है। कर लगाने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस धारा में है, ये आपको बताना है। तो धारा 106 की बात करें तो 106 में क्या है, विकास चार्ज, क्या है, विकास प्रभार की बात करते हैं 106 में। 107 की बात करें तो इसमें अपन बात करते हैं कर आरोपण की बात, कर आरोपण में छूट। ठीक है। धारा 105 की बात करें तो 105 में है फीस और जुर्माना। किसी को लाइसेंस देना है किसी के लिए तो उसके लिए फीस, और कोई उल्लंघन करता है उस लाइसेंस का तो उसके लिए जुर्माना। ठीक है, फीस और जुर्माना वसूल करने की शक्ति। अब है धारा 108। इसमें क्या उल्लेखित है, इसमें उल्लेखित है कर अधिरोपण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। अधिरोपण की प्रारंभिक प्रक्रिया का उल्लेख है धारा 108 में। 108 में उल्लेखित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, वार्षिक रूप से वसूलनीय कर निम्न में से किस तारीख से प्रारंभ नहीं होता है? प्रारंभ नहीं होता है, ये आपको बताना है किस तारीख से। बताइए देखें। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं धारा 109 की, इसकी बात कर रहे हैं, 109 की बात कर रहे हैं। धारा 109 में क्या है, धारा 109 में लिखा गया है कि जो वार्षिक रूप से कर वसूले जाते हैं वो कब कब से शुरू हो सकते हैं। तो वो एक तो कब से हो सकते हैं, 1 अप्रैल से शुरू हो सकते हैं, 1 जुलाई से शुरू हो सकते हैं, 1 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, और 1 जनवरी से शुरू कर सकते हैं। तो कब से शुरू नहीं कर सकते, तो 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है, 1 मार्च से आप शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 109 में इसका कोई उल्लेख 1 मार्च का नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा या कौन से युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न नहीं वाले बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक, तो देखिए, धारा 109 में कर निर्धारकों की नियुक्ति, क्या अभी मैंने बताया आपको कर निर्धारकों की नियुक्ति? नहीं बताया।
तो कर निर्धारकों की नियुक्ति है वो किस धारा में है? तो ये है धारा 113 में। करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो है धारा 110 में। इसमें 110 में तो पूछा जा रहा है कि कौन से सही नहीं है। कौन से सही नहीं है? तो ये तो दिया हुआ धारा 110 में ही है, लेकिन ये 109 में नहीं है, 113 में है। तो पहला है वो तो सुमेलित नहीं है, तो केवल एक हो जाएगा, पहला सुमेलित नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि नगर पालिका द्वारा वसूला जाने वाला कर में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर राज्य सरकार उस कर को क्या कर सकती है? नगर पालिका द्वारा कोई कर वसूला जा रहा है और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? तो इस राज्य सरकार की करों के संबंध में शक्ति का उल्लेख है धारा 111। क्या है कि कर को स्थगित किया जा सकता है, प्रतिषिद्ध किया जा सकता है या सुधार किया जा सकता है। ये शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की है, धारा 111 के अंतर्गत। तो राज्य सरकार उसको निलंबित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, सुधार करवा सकती है। तो ये तीनों ही चीजें कर सकती है। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर शो कर ही रहा है, 14वां प्रश्न। तो 14वें प्रश्न में क्या है कि कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करेगा? अभी अपन ने पढ़ा कि धारा 113 में है कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। इसमें है धारा 113 में, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो धारा 113 में उल्लेख किया होगा कि इसकी नियुक्ति करेगा कौन। तो कर निर्धारकों की नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। धारा 113 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकार है वो कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति करेगी और उन्हें अन्य कार्य भी दे सकेगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। धारा 112 में क्या है कि लोकहित में किसी भी कर को स्थगित या समाप्त करने की शक्ति का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है, धारा 112 में ये बात लिखी हुई है कि लोकहित में कोई काम किया जा रहा है तो उस पर कर को समाप्त किया जा सकता है या फिर स्थगित किया जा सकता है। 113 में राज्य सरकार द्वारा किसी कर को स्थगित या समाप्त करने की शक्ति का उल्लेख है। तो 113 में तभी अपन ने कर निर्धारक पढ़े थे, तो ये तो गलत ही है। राज्य सरकार द्वारा किसी कर को स्थगित या समाप्त करने की शक्ति का उल्लेख 111 में ही है, जिसमें क्या है कि कोई त्रुटि पाई जाती है तो राज्य सरकार उसको स्थगित या निलंबित कर सकती है। ठीक बात, तो पहला कथन है वो सही है। पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जब कोई भवन का मालिक निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन करने की सूचना नगरपालिका को नहीं देता है या देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस पर कितना जुर्माना लगा सकती है? बताइए देखें। नगरपालिका उस पर कितना जुर्माना लगा सकेगी? तो यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका द्वारा चाहिए गई सूचना देने में विफल रहता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर भवन अनुमति पर भुगतान योग्य फीस का 10 गुना तक जुर्माना लगा सकती है। 500 रुपए या
भुगतान योग्य फीस का 10 गुना तक। तो आपके सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख कहां पर है? तो धारा 115 में है। ठीक है, सूचना देने की बाध्यता का उल्लेख है धारा 115। 17वां प्रश्न देखिए कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। धारा 117 में क्या है? सूचना का प्रारूप है। बिल्कुल सही बात है। धारा 120 में क्या है? तो धारा 120 में है कि कर किससे वसूलनीय है, किससे वसूल करने हैं। ठीक है, तो बी में क्या हो जाएगा? 4। धारा 121 में क्या है? अपील का उल्लेख है। तो 21 में अपील, तो सी में 2 हो जाएगा। और धारा 122 में फिर परिसीमाएं होगी, 3 हो जाएगा। तो 1 4 2 3, 1 1 4 2 3, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर सही नहीं है। असत्य कथन पहचानना जो सही नहीं है। कर निर्धारण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन में अपील की जा सकती। बताइए देखें कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। कर निर्धारण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन में अपील की जा सकती है और अपील करने से पूर्व आवेदक को नगरपालिका कार्यालय में विचाराधीन कर का 100% जमा करवाना होगा। तो देखो, कर निर्धारण की सूचना प्राप्त होने, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन दोनों ही कथनों का उल्लेख आपको कहां पर मिलेगा? धारा 122 में मिलेगा। धारा 122 में मिलेगा, जिसमें है कि परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। कर निर्धारण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन में अपील की जा सकती है। 15 दिन नहीं है, कितने दिन है? 30 दिन तक अपील की जा सकती है। और अपील करने से पूर्व आवेदक को जो विचाराधीन कर है उसका 25% जमा कराना होगा। कितना? 25%। तो दोनों ही कथन क्या है? सही नहीं है। 1 और 2 सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। दोनों ही कथन सही नहीं है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 127 के तहत संग्रहण के लिए उत्तरदायी कौन होगा? कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी कौन होगा? धारा 127 के तहत करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका होगा? ठीक है, तो यहां पर किसका होगा? तो धारा 127 में स्पष्ट लिखा है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी है या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है, वो कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, दोनों। तो ये दोनों जिम्मेदार होंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित है वो, और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, दोनों ही आपके क्या होंगे? उत्तरदायी है। ठीक है, ये दो ही वसूल कर सकते हैं, इनकी जिम्मेवारी। 20वां प्रश्न है कि कितने दिनों के भीतर नगरपालिका को भुगतान नहीं करने पर मांग का नोटिस जारी किया जा सकता है? मांग नोटिस। मांग नोटिस का उल्लेख किसमें है? धारा 130 में। मांग का नोटिस, इसका उल्लेख है धारा 130 में। धारा 130 में है, और इसमें क्या है? यदि किसी व्यक्ति को बिल प्रस्तुत कर दिया गया है और 15 दिन के भीतर अगर वो भुगतान नहीं करता है नगरपालिका को, तो मांग का नोटिस जारी किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, ये पूरी धाराएं यहां पर कवर हो रही है, आप कहते थी है छोटी छोटी धाराएं। अगला देखो, धारा 123 के संदर्भ में सही नहीं है। धारा 123 क्या कहती है? धारा 123 में खर्चों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? खर्चों का उल्लेख है। प्रत्येक अपील से खर्चे दिलाना, अपील का विनिश्चय करने वाले
अधिकारी के विवेकाधीन होगा, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि अन्य व्यक्ति को खर्चे दिलाए गए हो, ठीक है, तो 30 दिन में नगर पालिका भुगतान करेगी, ये भी सही है। यदि नगर पालिका 30 दिन में भुगतान करने में विफल रहती है, तो अपील अधिकारी नगर पालिका निधि से भुगतान करने का आदेश दे सकता है, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है यहां पर। तो क्या आंसर बनेगा बताओ? आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों ही कथन सत्य है, गलत कोई सा भी नहीं। धारा 123 के संदर्भ में है, जिसमें खर्चों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। धारा 125 में है व्यावर्त्यां, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता है, वो धारा 126 में है। इसमें 126 में है, 25 में व्यावर्त्यों का उल्लेख है। किसका है? व्यावर्त्यां। व्यावर्त्यां मतलब कर निर्धारण आदेश में लिपिक के जो लिपिक होता है ना, यानी कि लिखित कोई त्रुटि होने पर आदेश अमान्य नहीं होगा, ये लिखा हुआ धारा 125 में। कोई भी त्रुटि होती है लिपि के लिखित टाइपिंग मिस्टेक, तो उसके कारण आदेश अमान्य नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला असुमेलित मिल ही गया आपको, असुमेलित पूछा था और मिल गया। दूसरा है धारा 128, जिसमें कर के बिल प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। ठीक है। धारा 129 में है कि बिल की अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु का मतलब है कि बिल में कालावधि होगी, बिल संपत्ति का विवरण होगा, और अपील की समय सीमा की सूचना भी धारा 129 के अंतर्गत बिल में दी जाएगी। और 130 में अभी अपन ने बात की, इसके तहत मांग का नोटिस जारी किया जाता है 15 दिन के भीतर, अगर कोई भुगतान नहीं कर पाता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कौन से कथन सही है। यदि कोई व्यक्ति मांग का नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के तहत वारंट जारी किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? भुगतान न करने के कारण या अपील नहीं करता है कहीं, तो 131 के तहत वारंट जारी किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाएगा। इसके द्वारा जारी किया जाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उसके अपने सिग्नेचर के साथ जारी किया जाएगा। तो दोनों ही कथन सही है। धारा 131 में ये लिखा हुआ है स्पष्ट। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सही है फिर से। तो किसी जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में वारंट नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। किसी जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में वारंट है, वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी किया जाता है। इसकी 5वीं नगर पालिका अधिकारी ही जारी करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होगा। यहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और ये 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी किया जाएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला यहां पर गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सही पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा है कि वारंट के निष्पादन, ये बात कर रहे हैं धारा 132 की। इसमें स्पष्ट किया नहीं प्रश्न में, ये धारा 132 की बात कर रहे हैं। वारंट के निष्पादन के संदर्भ में है धारा 132। निष्पादन करने के लिए निर्देशित कुर्की किसी भी समय की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, किसी भी समय नहीं की जा सकती। निष्पादन के लिए सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कुर्की की जा सकती है, यानी कि सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में ही कुर्की की जा सकती है, ये ध्यान रखना।
2 घंटे का नोटिस देकर महिलाओं को लिए काम आने वाले किसी कमरे में प्रवेश किया जा सकता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पर कितने घंटे का? 3 घंटे का नोटिस देना पड़ता है। तो दोनों ही कथन सही नहीं है, न तो एक और न ही दो। धारा 132 के तहत वारंट के निष्पादन का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 133 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति है वो कुर्क नहीं की जा सकती है? तो देखिए, खेती के उपकरण, ठीक है, खेती के उपकरण है वो कुर्क नहीं किया जा सकता। बीज पशु को कुर्क नहीं किया जा सकता। भोजन पकाने के बर्तन है उनको कुर्क नहीं किया जा सकता। शिल्पी जो है कोई शिल्पियों के औजार कुर्क नहीं किए जा सकते। तो यहां पर आपको ध्यान रखना उपयुक्त तो सभी, ठीक है। संबंधित व्यक्ति, उसकी पत्नी, बच्चों को पहनने के आवश्यक वस्त्र और बिस्तर है वो भी कुर्क नहीं किए जा सकते। ध्यान रखना, चल संपत्ति की कुर्की अधिक नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 1 से 27, सॉरी सिर्फ 27 की तरफ। तो 27 में है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 133 में क्या है? वारंट को निष्पादित करने की रीति का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। 135 में क्या है? तो 135 में है कि नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। लेकिन यहां पर लिखा है कि कुर्क की गई संपत्ति के विशेष मामलों में विक्रय। तो इसका उल्लेख किसमें है? 134 में है। धारा 134 में है, 35 में नहीं है। 35 में क्या है? 35 में है नगर पालिका के बाहर, नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय, यानी नगर पालिका की जो सीमा है उसके बाहर, बाहर कुर्की और विक्रय नगर पालिका सीमा के। धारा 138 समस्त समुदायों के लिए रसीद का दिया जाना, बिल्कुल सही है। 140 में करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व, तो बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखो दोनों ही प्रश्न एक साथ ही करेंगे। जब कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र खराब होने या संपत्ति को संभाल कर रखने का व्यय अधिक हो तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर कौन संपत्ति को बेच सकता है? कौन बेच सकता भाई? बताओ देखें। तो अगर कुर्क की संपत्ति खराब होने लगे या संपत्ति को संभाल कर रखने का खर्चा अधिक लगता हो तो कौन उसको जो है बेच सकता है? तो धारा 134 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें? 134 में। और उसमें क्या कहा गया है कि कुर्क की संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय किया जाना, अभी मैंने आपको बताया। तो इसके तहत क्या लिखा गया है कि जब कुर्क की संपत्ति खराब होने लगे या उसको संभाल कर रखने में अधिक खर्चा आता हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो उसको बेच सकता है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बेचने से पहले वो क्या है? संबंधित व्यक्ति को संपत्ति को जो है नोटिस जारी करेगा, नोटिस देकर फिर बेचेगा, ये ध्यान रख। अगला है कि यदि कुर्क की संपत्ति के विक्रय पर अधिक राशि प्राप्त होती है तो ऐसा अधिशेष कितने वर्ष के भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा दावा किया जाने पर लौटाया जाएगा? यानी मान लो कोई संपत्ति कुर्क की गई और जितनी उनको राशि प्राप्त करनी थी नगरपालिका को उससे अधिक राशि प्राप्त हो गई तो वो क्या करेंगे? तो अगर व्यक्ति है वो 1 वर्ष के भीतर दावा नहीं करता है तो नगरपालिका उस राशि को जो है अपने पास ही रख लेगा। अगर 1 वर्ष के भीतर वो दावा कर देता है तो जो अधिक राशि प्राप्त हुई है
वो उस मालिक को लौटा दी जाएगी, संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी 1 वर्ष की समय अवधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी धारा 134 का ही है, 29वां भी। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की कोट के माध्यम से पहचान कीजिए। अधिकारी चल संपत्ति कुर्क करने पर तुरंत उसकी सूची बनाएगा। तुरंत उसकी क्या बनाएगा? सूची बनाएगा। और ऐसी संपत्ति हटाने से पूर्व कुर्की करने के समय उस पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को छठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देना होगा। तो ये बात कर रहे हैं अपन धारा 133 के तहत। किसके तहत? धारा 133 के तहत ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अधिकारी है चल संपत्ति कुर्क करेगा तो उसकी तुरंत लिस्ट बनाएगा, और संपत्ति को हटाने से पूर्व जो कुर्की के समय है वहां पर जिसका कब्जा था उस व्यक्ति को छठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देगा। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत वारंट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जा सकता है? तो नगरपालिका के बाहर जब संपत्तियों का कुर्क वगैरह होगा तो उसका निष्पादन बाहर होगा, और ये किस में लिखा हुआ है? तो ये धारा 135 में लिखा हुआ है। किस में है? धारा 135 में। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हो? यानी कि कोई व्यक्ति है जो कुछ ही समय में नगरपालिका को छोड़ रहा है, तो उनके विरुद्ध में कौन सी कार्रवाई की जाएगी, उसका उल्लेख किस धारा में है? तो उसका उल्लेख है धारा 136 में। ठीक है, धारा 136 में उल्लेखित है। वह क्या उल्लेखित है, अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो देखो कौन सा सही है। धारा 136 की बात करेंगे यहां पर, और इसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका छोड़ने ही वाला हो और उससे कोई वसूली करनी हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। सही बात है। दूसरा है, यदि वह व्यक्ति बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान नहीं करता है तो बिना नोटिस तामील किए चल या अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय किया जाएगा। ठीक है, ये आपको दोनों ही कथन क्या है 136 में लिखे हैं, दोनों ही सही है। कोई व्यक्ति नगरपालिका छोड़ने वाला है तो उसको बिल दे दिया जाएगा, भाई ये लो आपका बकाया है। बिल कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा, इसका भुगतान कर दो। अब वो बंदा भुगतान करे ही ना और भाग जाए तो उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, और उसकी चल या अचल संपत्ति की कुर्की करके उसको बेचकर वो बकाया राशि पूर्ति की जाएगी। अगला देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 के तहत कुर्की और विक्री के द्वारा कार्रवाई करने के बजाय कौन उसका भुगतान करने के दायी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय में केस भी कर सकता है? तो वो केस कौन कर सकता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर सकता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि बिल, मांग के नोटिस, वारंट या अन्य संबंधित कार्रवाई में किसी भी गलती या त्रुटि से कार्रवाई को अवैध नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी प्रकार की कोई लिखित त्रुटि रह गई है नोटिस जारी करने में, बिल में, तो ऐसा नहीं कि वो कार्रवाई पूरी अवैध हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है धारा 137 में। क्या लिखा है कि कोई भी बिल या मांग के नोटिस या वारंट में या अन्य कोई भी कार्रवाई है जिसमें कोई भी गलती या त्रुटि हुई है तो उसको वैध माना जाए, अवैध नहीं माना जाए। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। भूमियों या भवनों या दोनों पर अधिरोपित कर उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जो प्रथम रूप से उत्तरदायी हो।
तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है। ऐसे किसी कर की बकाया, ऐसे किसी अभियोगी जो स्वामी न हो वसूल नहीं की जाएगी, तो ये भी सही है। स्वामी नहीं है तो वसूल कैसे करेंगे। तो इसमें पूछा कि सही नहीं है, तो ये तो दोनों ही सही है, तो न तो एक और न ही दो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, धारा 131 के अनुसार कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारंट कितने वर्ष की कालावधि की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जा सकता। धारा 131 के तहत कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारंट है, वो कितने वर्ष की कालावधि समाप्त होने के बाद जारी नहीं किया जा सकता, तो 3 वर्ष के बाद जारी नहीं किया जा सकता, 131 में स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अध्याय में नगरपालिका राजस्व का उल्लेख किया गया है, तो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, अध्याय 7 में उल्लेखित है, जिसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। और अगला प्रश्न है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किन स्रोतों से उनकी प्राप्तियां शामिल होती हैं। तो नगरपालिका द्वारा वसूल किया गया कर, सेवाओं की व्यवस्था के लिए वसूली गई फीस, विनियामक और अन्य कार्यों के अनुपालन में वसूली गई फीस, उपयुक्त सभी है वो राजस्व प्राप्ति होती है। ठीक है। धारा 121 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 21 के संदर्भ में अगर बात करें तो नगर निगम के मामले में आयुक्त को अपील की जा सकती है, 121 अपील से संबंधित है। और इसमें लिखा गया है कि नगर निगम के मामला है तो किसको अपील की जाएगी, आयुक्त को। नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड के मामले में स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को अपील की जा सकती है। दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और ये था आज का मॉडल पेपर। उम्मीद है कि जरूर कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपने इस क्लास को एंजॉय किया, लास्ट तक देखा, और इसका लाइव टेस्ट आपने पहले ही दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका लिंक, और ऐप पर भी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, वहां पर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।